बादशाह मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में सलाम बजा लाते हैं हुजूर। कहो क्या खबर लाए हो हिंदुस्तान से? शहंशाह, आपके हुक्म की तामील में मैं गजनी के भगोड़े मीर हुसैन और शाही नर्तकी चित्ररेखा की खबर लेने अजमेरू गया था। हुजूर, आपने बजा फरमाया था मीर हुसैन और चित्ररेखा को अजमेरू के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शरण दी है। हम जानते थे कि गजनी की सल्तनत के खिलाफ जाने की हिमाकत हिंदुस्तान में केवल पृथ्वीराज ही कर सकता है, किंतु हमने तुम्हें पृथ्वीराज के नाम चेतावनी का खत दिया था ना, उसका क्या हुआ? हुजूर, हमने वे खत पृथ्वीराज चौहान को देकर आगाह भी किया था कि मीर हुसैन गौर दरबार की शाही नर्तकी चित्ररेखा को बरगला कर यहाँ ले आया है। शहंशाह गौरी का फरमान है कि मीर हुसैन को अजय मेरू राज्य से बाहर निकलवा दिया जाए। तो फिर क्या बोला वो पृथ्वीराज? हुजूर, पृथ्वीराज ने साफ कह दिया, हमारी शरण में आए व्यक्ति को त्यागना क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। मोहम्मद गौरी चाहे जो करे, हम मीर हुसैन को नहीं निकाल सकते। इतनी जरूरत? माना कि मीर हमारा चचेरा भाई है, किंतु उसने हमारी सबसे प्रिय नर्तकी चित्ररेखा को हमसे छीनने का घोर अपराध किया है। हम इस गुस्ताखी को कभी सहन नहीं कर सकते। पृथ्वीराज ने हमारी बात को ना मानकर हमारा अपमान किया है, गजनी की सल्तनत का अपमान किया है। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पृथ्वीराज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किंतु बादशाह हुजूर, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें पृथ्वीराज की ताकत का पूरा अनुमान लगा लेना चाहिए। यही उचित रहेगा शहंशाह। तातार खां, चाहे जितनी ताकत हो पृथ्वीराज के पास, अपने इस अपमान का बदला हम अवश्य लेंगे। अवश्य लेंगे बादशाह हुजूर, हम पृथ्वीराज को नहीं छोड़ेंगे। हम भारत पर आक्रमण करेंगे, किंतु शहंशाह, पहले सारे हालात पर सोच विचार कर लेना भी जरूरी है। ठीक है तातार खां, हमारे ये दूत भारतवर्ष जाकर लौटे हैं, यही बताएंगे वहां के बारे में। हमें हिंदुस्तान और पृथ्वीराज के विषय में पूरी जानकारी दी जाए। जी बादशाह हुजूर, पहले हिंदुस्तान के बारे में कुछ बयां करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। बादशाह हुजूर, भारतवर्ष एक अद्भुत और अपूर्व देश है। मैंने सन्यासी का वेश धारण कर पूरा भारत घूमा है। मैंने देखा कि आध्यात्म वहाँ की आत्मा है। नदी, पर्वत, पेड़ों को भी वहाँ पूजा जाता है। संस्कार और धर्म का सभी पालन करते हैं। सच कहूँ तो वास्तव में भारत जन्नत जैसा लगता है। ओ, हिंदुस्तान जन्नत है, तो फिर तुम क्यों लौट आए कमबख्त? यहाँ आकर बखान करने के बजाय गुलाम बनकर वहीं रह जाते तो बेहतर था। गुस्ताखी के लिए माफ करे बादशाह हुजूर। मुझे पृथ्वीराज के बारे में बताओ। जी हुजूर, पृथ्वीराज अजमेरू का राजा है। पृथ्वीराज एक शक्तिशाली, चतुर और रण कौशल में निपुण सम्राट है। उसी के नाना अनंगपाल दिल्ली के राजा हैं। और हुजूर, हिंदुस्तान प्राकृतिक वैभव और धन संपदा से समृद्ध देश है। बादशाह हुजूर, अब से पहले सुल्तान महमूद ने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किया, किंतु अधिक सफल नहीं हो पाया। हुजूर, हिंदुस्तान पर मुस्लिम साम्राज्य आप जैसे बलशाली बादशाह ही स्थापित कर सकते हैं। ठीक कहते हो दूत। पृथ्वीराज को सबक सिखाने के लिए
हम पहले अजयमेरू पर आक्रमण करेंगे। तैयार हो जाओ मेरे बहादुर सैनिकों, हम बहुत जल्द ही भारत पर आक्रमण करेंगे। बादशाह मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 दिल्ली के महाराजा धीराज अनंगपाल की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, अत्यंत हर्ष का समाचार है। आपके नाती अजयमेरू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को एक बार फिर से हरा दिया है। इस बार गौरी ने 3 लाख की विशाल शक्तिशाली सेना के साथ आक्रमण किया था, किंतु हमारे महावीर सम्राट पृथ्वीराज ने संख्या में बहुत कम किंतु बहादुर देशभक्त राजपूत सैनिकों को लेकर सारुंडा में हुए भीषण युद्ध में विशाल यवन सेना को खदेड़ दिया और गौरी को बंदी बना लिया। हम जानते थे यही होगा। हमारा पृथ्वीराज बचपन से ही बहादुर, चतुर और ताकतवर योद्धा है। वो यवन सुल्तान गौरी पृथ्वीराज के सामने कभी नहीं टिक सकता। गौरी ने भारत पर जब पहला आक्रमण किया था, तब भी वह हाथी, घोड़ों, हथियारों से लदी बहुत बड़ी सेना लेकर आया था, किंतु तब भी हमारे पृथ्वीराज ने उसे पकड़कर कैद खाने में डाल दिया था। जी महाराज, वीर शिरोमणि पृथ्वीराज का तो जितना गुणगान किया जाए कम ही है। क्षमा गणी महाराज, किंतु पहले की तरह इस बार भी सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। गौरी की क्षमा याचना और अब कभी भारत की ओर नहीं लौटने की कसम खाने पर सम्राट पृथ्वीराज ने उसकी सजा माफ कर दी है। इससे भी एक बहादुर राजा की दिलेरी और मानवीय संवेदनशीलता ही प्रकट होती है। एक बहादुर सम्राट ही किसी कुटिल यवन को क्षमा कर सकता है। जी महाराज, बहादुरी में तो सम्राट पृथ्वीराज ने पूरे भारतवर्ष में विशेष प्रतिष्ठा हासिल की है। अधिकांश राजा सम्राट पृथ्वीराज के समक्ष नतमस्तक ही रहते हैं। ठीक कहते हो महामंत्री। इसीलिए हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिया है। कैसा निर्णय महाराजा धीराज? महामंत्री जी, हमें लगता है कि अब हम बहुत बूढ़े हो गए हैं। यह दिल्ली का विशाल साम्राज्य अब हमसे संभलता नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे नाती पृथ्वीराज को दिल्ली का साम्राज्य सौंपकर हम वनवास को चले जाएं। महाराज, आपका आदेश शिरोधार्य है, किंतु यहाँ आपके राज्य में हम सभी दरबारी और यहाँ की प्रजा सभी बहुत खुश हैं। सुख समृद्धि का वास है आपके सुशासन में। फिर आप नहीं महामंत्री, ऐसी बातें कहकर हमें भावुक मत बनाओ। अब हमने निर्णय कर लिया है कि दिल्ली के उत्तराधिकारी अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ही होंगे। खम्मा गणी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो इस विषय पर मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। कहो महामंत्री।
निसंकोच होकर कहो। महाराज, महावीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राज्य सौंपने का आपका निर्णय उचित ही है, किंतु महाराज। ये किंतु कैसा महामंत्री, हमें स्पष्ट बताओ। महाराज, कन्नौज के राजा जयचंद आपके बड़े नाती हैं। दिल्ली राज्य के उत्तराधिकारी बनने का प्रथम अधिकार भी उन्हीं का है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को राज्य सौंपने पर कहीं राजा जयचंद के मन में विद्वेष उत्पन्न न हो जाए। महाराज, आपकी बात उचित है महामंत्री जी, किंतु गहन विचार के उपरांत भी हमें लगता है कि दिल्ली का राज्य संभालने के लिए पृथ्वीराज ही सर्वाधिक योग्य है। जयचंद पर हमें उतना विश्वास नहीं है। बस अब कोई प्रश्न नहीं, हमने निश्चय कर लिया है। दिल्ली के अगले सम्राट पृथ्वीराज चौहान ही होंगे। पृथ्वीराज के राज्याभिषेक की तैयारियां की जाए। महाराजाधिराज अनंगपाल जी की जय हो। जय हो, जय हो। महाराजाधिराज अनंगपाल जी की जय हो। जय हो, जय हो।
कहो दूत, क्या समाचार लाए हो हमारे भतीजे वीरचंद का? महाराज, राणा वीरचंद ने आपसे सैन्य सहायता की गुहार भेजी है। सैन्य सहायता? वीरचंद को सेना की आवश्यकता क्यों पड़ गई? किससे युद्ध हुआ है? महाराज, आपको ज्ञात ही है कि देवगिरी के राजा भानराम यादव ने अपनी अनुपम सुंदरी कन्या शशिव्रता का विवाह राणा वीरचंद से तय किया था, किंतु सम्राट पृथ्वीराज ने छल पूर्वक राजकुमारी शशिव्रता का हरण कर विवाह कर लिया और राणा वीरचंद को अपमानित होकर लौटना पड़ा। ओह! उस दुष्ट पृथ्वीराज ने एक बार फिर हमारी प्रतिष्ठा पर घात किया है। पहले तो उसने दिल्ली का साम्राज्य हड़प लिया, जिसका वास्तविक उत्तराधिकारी मैं हूँ। दिल्ली की राजगद्दी पर मेरा ही एकमात्र अधिकार है, किंतु उस भ्रष्ट पृथ्वीराज ने नानाश्री को बहकाकर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया है और अब उसने शशिव्रता को वीरचंद से छीन लेने का घोर अपराध किया है। पृथ्वीराज को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप ठीक कहते हैं महाराज, हमें पृथ्वीराज से अपमान का बदला लेना ही है। महाराज, राणा वीरचंद ने क्रोधित होकर पृथ्वीराज के परम मित्र राजा भानचंद पर हमला बोल दिया है और इसीलिए आपसे सैन्य सहायता मांगी है। क्षमा करें महाराज, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व एक बार सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार कर लेना ही उचित होगा। मेरी तो राय है महाराज कि यदि हम राजा भान से मित्रता कर लें तो पृथ्वीराज के विरुद्ध आक्रमण में हमें अधिक सहायता मिल सकेगी। किंतु अब हमारा धैर्य टूट रहा है, अब हम और नहीं रुक सकते। हमें पृथ्वीराज पर शीघ्र ही आक्रमण करना है। क्षमा करें महाराज, किंतु आक्रमण से पूर्व तनिक विचार कर लेना यथेष्ट ही रहेगा। हमने पूर्व में अनेक कूटनैतिक चालों के माध्यम से पृथ्वीराज को कमजोर करने की कोशिश की है। पहले दिल्ली के रक्षकों को घूस देकर अपने पक्ष में मिलाने की हमारी कोशिश विफल हो गई। फिर किले में सुरंग बनवाने की योजना भी किले की गहरी खाई के कारण संभव नहीं हो पाई। इसलिए महाराज, उचित होगा कि किसी विश्वस्त दूत के द्वारा राजा भान के पास मैत्री का प्रस्ताव भिजवाया जाए। ठीक है, हमारे चतुर दरबारी कीर्तिपाल को राजा भान के पास भेजा जाए और याद रहे, हम शीघ्र ही दिल्ली पर आक्रमण कर पृथ्वीराज से अपने अपमान का बदला लेंगे। सेनापति जी, आप हमारी सेनाओं को आक्रमण के लिए तैयार कीजिए। राजा भान के अलावा और भी हमारे जितने मित्र राजा हैं, उन्हें भी सहयोग के लिए संदेश भिजवा दिया जाए। हम पृथ्वीराज पर शीघ्र ही आक्रमण करेंगे। कन्नौज के महाराज जयचंद की जय हो, जय हो। कन्नौज के महाराज जयचंद की जय हो, जय हो। कन्नौज के महाराज जयचंद की जय हो, जय हो। कन्नौज के महाराज जयचंद की जय हो, जय हो। कन्नौज के महाराज जयचंद की जय हो, जय हो। जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान। दुश्मनों को धूल चटाते डटे रहते हैं रण में वीर, डिगा ना पाया इनको प्रण से, हो चाहे भाले या तीर। पृथ्वीराज की कृपाण जो चमके, मिट जाते हैं शूरवीर। बड़े बड़े राजाओं का टूट गया देखो अभिमान। जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान।
जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान। वाह चंद, तुम्हारे कवित और छप्पे का कोई सानी नहीं है। वाह 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 वाह। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जय हो। कहो, क्या समाचार है सेनापति? महाराज, हमारी कैद में पड़ा बंदी शहाबुद्दीन गौरी बार बार आपसे मिलने की गुहार कर रहा है। क्यों? इतनी जल्दी घबरा गया गौरी हमारी कैद में? जी महाराज, बार बार गौरी हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस करता है और हर बार आपके हाथों पराजित होता है। फिर कारागार में डाले जाने पर वह क्षमा प्रार्थना करते हुए छोड़ देने की गुहार करता है और सम्राट आपका कोमल हृदय उसकी दृष्टता को हर बार क्षमा कर देता है। नीति तो यही कहती है सेनापति कि यदि शत्रु अपनी गलतियों को स्वीकार कर क्षमा प्रार्थना करे तो उसे क्षमा कर देना ही वीरों को शोभा देता है। महाराज, लगता है कारागार में पड़ा हुआ गौरी इस बार भी इसीलिए गिड़गिड़ा रहा है, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, शहाबुद्दीन गौरी को दरबार में पेश किया जाए। जो हुकुम महाराज। सैनिकों, गौरी को दरबार में पेश किया जाए। अब आज्ञा करे नाना श्री, मैं दिल्ली का यह सिंहासन आपको ही अर्पित करने को समुद्दित हूं, किंतु मेरा हृदय इसीलिए दुखित है नाना श्री कि आपने अपने पृथ्वीराज पर विश्वास नहीं किया और उस दुष्ट गौरी की बात मानकर आप सेना लेकर मुझसे युद्ध करने आ गए। नाना श्री, आपने मेरा अपराध तो बताया होता, मुझे राज सिंहासन का लोभ किंचित भी नहीं है। ले लें अपना दिल्ली का शासन और मुझे मुक्त कर दे नाना श्री, मुक्त कर दे। बस करो वात्स, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं ही मूर्ख सा बहकावे में आकर वैराग्य से संसार की ओर लौटने की भूल कर बैठा। दिल्ली का साम्राज्य तुम्हारा ही है पृथ्वीराज, संभालो इसे। मेरा प्रण है कि अब कभी लौटकर तुम्हारे मार्ग में नहीं आऊंगा। मुझे तो वनाश्रम में ही लौट जाना है। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गौरी का सलाम कबूल फरमाएं। कहो शहंशाह गौर, हमारे कारागार में बहुत बेचैनी हो रही है तुम्हें। महाराज, आप शक्तिशाली सम्राट हैं। आप समझ सकते हैं कि यवन के बादशाह को कैद में कैसा महसूस होगा। यदि कोई मुगल बादशाह हमारी मातृभूमि की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका हर बार यही हश्र होगा। हमारी तलवार ने तुम्हारा सर कलम नहीं किया,
यही अपना नसीब समझो। आपकी जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया सम्राट। आपने हर बार मेरी गलतियों के लिए मुझे मुआफ किया है सम्राट। लेकिन इस बार तुमने हमारे नाना श्री अनंगपाल जी को हमारे विरुद्ध भड़काने का दुस्साहस किया है। तुम्हें क्या लगा कि नाना श्री को अपने साथ मिलाकर पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दोगे? दिल्ली का विशाल साम्राज्य हत्या लोगे? मुआफ करें सम्राट। यकीनन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, किंतु सम्राट अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यकीन कीजिए अब कभी ऐसा नहीं होगा। आप जैसे चतुर और शक्तिशाली सम्राट पर आक्रमण करके मैंने एक बार फिर मूर्खता ही की है। मैं ये वादा करता हूं सम्राट पृथ्वीराज कि अब कभी भी भारत की ओर रुख नहीं करूंगा। सम्राट, आपने 7 बार मुझे माफी दी है, बस इस बार भी मुझे मुआफी फरमाए सम्राट। हम क्यों विश्वास करें तुम पर? कई बार तुमने हमें दिए वचनों को तोड़कर बार बार हम पर आक्रमण करने की जरूरत की है। खुदा गवाह है हुजूर, इस बार मेरा पक्का वादा है, यवन लौटकर फिर कभी भी भारत की ओर मुड़कर नहीं देखूंगा। हमारी अपनी सल्तनत बहुत बड़ी है सम्राट। यकीनन अब हम कभी भी आपके साम्राज्य में दखल देने की हिमाकत नहीं करेंगे। हमें मुआफ कर दे सम्राट। खम्मा गणी महाराज, यह उचित नहीं होगा। गौरी को बार बार छोड़ना सांप को दूध पिलाने के समान है। इस बार इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है महाराज। ऐसा ना फरमाए सेनापति जी, हम कसम खाते हैं फिर कभी भारत लौट कर नहीं आएंगे। क्या एक सुल्तान की कसम के कोई मायने नहीं सम्राट? और आपने तो मुझे उदारतापूर्ण व्यवहार करने का वचन दिया था ना। किंतु गौरी जैसे छली और क्रूर शत्रु के साथ उदारता बरतना निश्चय ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है महाराज। संभवतः आप ठीक कह रहे हैं सेनापति, किंतु क्षत्रिय कभी अपनी बात से नहीं पलटते। इसीलिए ओ गौरी, एक बार फिर से हम तुम्हें क्षमा करते हैं, मगर याद रहे दोबारा फिर कभी हमारी मातृभूमि की ओर कदम रखने की जरूरत मत करना। सुन गौरी, तुम्हें इस बार की गुस्ताखी का दंड तो अवश्य मिलेगा। तुम्हें 30 हाथी, 500 घोड़े और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दंड स्वरूप देनी होंगी। निर्धारित दंड लेकर गौरी को मुक्त कर दिया जाए। शुक्रिया सम्राट पृथ्वीराज, आपके इस एहसान का बदला कभी हम जरूर चुकाएंगे। आदाब, आदाब, आदाब। दंड शीस सुल्तान, 30 गजराज मत मत, 5 सत्त ऐराक, सुवर लख 3 उन्मंद। कन्नौज महाराज जयचंद की जय हो। कहो मंत्री सुमंत,
कैसी रही आपकी दिल्ली यात्रा? क्या समाचार लाए हो? क्षमा करें महाराज, मैं सम्राट पृथ्वीराज को सहमत नहीं कर पाया। पृथ्वीराज नहीं माना? क्या आपने हमारा राज संदेश पृथ्वीराज को पूरा नहीं बताया? महाराज, आपके आदेश की पालना में मैंने सम्राट पृथ्वीराज को आपका पूरा संदेश पढ़कर सुनाया था। दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज अधिपति जयचंद का अभिवादन। निश्चय ही आपको ज्ञात है कि दिल्ली राज्य पर एकमात्र उत्तराधिकार हमारा अर्थात कन्नौज सम्राट जयचंद का होना चाहिए, किंतु आपने नाना श्री अनंगपाल जी को मिथ्या बातों में बहकाकर दिल्ली का साम्राज्य हथिया लिया है। आपका यह कृत्य कदापि न्यायोचित नहीं है। अब वर्तमान परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि आप दिल्ली का आधा राज्य हमारे सुपुर्द कर दें। अब और कोई विकल्प नहीं है। आप अविलंब दिल्ली का आधा राज्य मुझे देने की घोषणा कर दें, अन्यथा कन्नौज की सेना को दिल्ली पर आक्रमण करने का निर्णय करना पड़ेगा। फिर क्या कहा पृथ्वीराज ने? पृथ्वीराज ने स्पष्ट इनकार कर दिया महाराज। उन्होंने कहा कि दिल्ली पर एकमात्र अधिकार पृथ्वीराज का है और पृथ्वीराज का ही रहेगा। आप दिल्ली के विषय में सोचना छोड़ दें। इतनी हिमाकत पृथ्वीराज की? महाराज, मैंने उन्हें हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु पृथ्वीराज ने मेरी एक नहीं सुनी। अपमान, घोर अपमान! पृथ्वीराज ने फिर हमारा अपमान किया है। पृथ्वीराज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। महाराज की जय हो। तुम भी आ गए दूत। तुम क्या संदेश लाए हो? महाराज, मैं आपका राजसूय यज्ञ का संदेश लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास गया था। वह दिल्ली राज्य का आधा भाग तो हमें नहीं देना चाहता, किंतु हमारे राजसूय यज्ञ में आकर हमें चक्रवर्ती सम्राट तो मानेगा ही ना। क्षमा करें महाराज, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने राजसूय यज्ञ में आना भी अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको राजसूय यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। उसकी इतनी मजाल! हमारे राजसूय यज्ञ के आमंत्रण को अस्वीकार किया उसने। जी महाराज, उन्होंने तो मुझे चेतावनी देते हुए कहा कि अपने कन्नौज महाराजा से कहो कि राजसूय यज्ञ केवल पराक्रमी सम्राट को शोभा देता है, आप इसमें हाथ न डालें। पृथ्वीराज, तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हमें लगता है कि अब पृथ्वीराज को सबक सिखाने का समय आ गया है। सेनापति, दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी की जाए। हमारी पूरी फौज को तैयार किया जाए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य महाराज, किंतु मुझे क्षमा करें महाराज। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी दिल्ली पर आक्रमण के लिए ठीक समय नहीं है। दिल्ली की शक्तिशाली विशाल सेना और पृथ्वीराज के बुलंद हौसले के समक्ष अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। हमें पहले अपने मित्र राज्यों से भी सैन्य सहायता मंगवा लेनी चाहिए महाराज। नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। पृथ्वीराज के दंभ को धरा पर गिराना ही पड़ेगा। सेनापति, अपने विश्वस्त योद्धाओं की सेना लेकर जाओ और पृथ्वीराज को बलपूर्वक अथवा छलपूर्वक परास्त करो और जबरदस्ती पकड़कर मेरे समक्ष पेश करो। क्षमा करें महाराज, इस वक्त कोई भी निर्णय लेना ठीक प्रतीत नहीं होता। हमें तनिक धैर्य पूर्वक विचार कर लेना चाहिए महाराज। जी महाराज, मंत्री जी ठीक कहते हैं। बिना पूर्ण तैयारी के पृथ्वीराज पर आक्रमण करने से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकेगा महाराज। ओह,
आक्रमण संभव नहीं तो फिर क्या किया जाए? मेरा क्रोध ऐसे ही शांत नहीं होगा। मैं अति शीघ्र पृथ्वीराज को यहाँ दरबार में सर झुकाए खड़ा देखना चाहता हूँ। साक्षात पृथ्वीराज को यहाँ नहीं ला सकते तो ना सही उसकी एक आदमकद मूर्ति बनाकर हमारे महल के द्वार पर लगवा दी जाए। महल में आते जाते दरबान की तरह खड़ा पृथ्वीराज ही अब हमारे क्रोध को शांत कर सकेगा। हमारे आदेश की शीघ्र पालना की जाए और राजसूय यज्ञ के आयोजन की वृहद तैयारी की जाए। कन्नौज में राजसूय यज्ञ अब होकर ही रहेगा। जो आज्ञा महाराज। कन्नौज सम्राट जयचंद की जय हो, जय हो। 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 अब बहुत हुआ महाराज। आप क्या हर समय पृथ्वीराज को परास्त करने के विषय में ही सोचते रहेंगे? महारानी, पृथ्वीराज ने हमें बार बार अपमानित किया है। जब तक हम उसे युद्ध में पराजित कर बंदी नहीं बना लेंगे हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। यही हमारा राजधर्म है। किंतु महाराज, अपने परिवार के प्रति भी तो आपका कोई धर्म बनता है ना? अवश्य, किंतु महारानी अभी ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है कि आपको अचानक यहाँ दरबार में आना पड़ा? महाराज, यहाँ आने के लिए क्षमा करें, किंतु विषय चिंता का ही है। हमारी पुत्री संयोगिता की चिंता हमें बेचैन कर रही है महाराज। संयोगिता? हाँ महाराज, हमें संयोगिता के स्वयंवर के विषय में तुरंत ही सोचना होगा। ठीक है महारानी, हमने आपको संयोगिता के स्वयंवर हेतु सहमति तो दे ही दी है। शीघ्र अतिशीघ्र स्वयंवर की तैयारियां भी पूरी हो जाएंगी। किंतु यहाँ एक और समस्या आन पड़ी है महाराज। कैसी समस्या महारानी? स्पष्ट बताएं। महाराज, मैंने संयोगिता से विवाह के संबंध में बात की है। स्वयंवर में आने वाले पराक्रमी वीर राजाओं के विषय में भी बताया। किंतु महाराज, किंतु क्या महारानी? क्या कहा संयोगिता ने? संयोगिता ने स्वयंवर से इनकार कर दिया है महाराज। इनकार कर दिया है? इतना ही नहीं महाराज, समस्या इससे भी अधिक जटिल है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी है महाराज। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। संयोगिता के मन में ये विचार आया भी कैसे? आपने उसे समझाया नहीं महारानी? पृथ्वीराज हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमने समझाया उसे, बहुत समझाया, किंतु वह मानने को तैयार ही नहीं। पृथ्वीराज के शौर्य के किस्से सुनकर संयोगिता मानो दीवानी हो गई है। पृथ्वीराज के अतिरिक्त किसी और राजा से विवाह के लिए उसने स्पष्ट इनकार कर दिया है महाराज। यह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हम उस पृथ्वीराज का सिर कलम कर देंगे, मौत के घाट उतार देंगे उस पृथ्वीराज को। महाराज, हम कन्नौज में आ तो गए हैं, मगर सावधानी रखने की आवश्यकता है महाराज। यहाँ किसी ने आपको पहचान लिया तो बवंडर मच जाएगा। चिंता मत करो चंद, तुम्हारे नौकर के वेश में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। कोई ये सोच भी नहीं सकेगा कि कभी चंद बरदाई का नौकर बनकर दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आया है। वाकई आपकी यह युक्ति तो वाकई कारगर सिद्ध हो रही है। 2 दिन हो गए हमें यहाँ कन्नौज में घूमते हुए,
मुझे तो फिर भी लोग पहचान कर अभिवादन कर रहे हैं, किंतु आपकी ओर तो किसी की दृष्टि ही नहीं पड़ती है। हाँ चंद, कहीं कहीं वीरता दिखाने के स्थान पर बुद्धि का उपयोग ही उचित होता है। फिर हमारे साथ आए विश्वस्त सैनिक भी सुरक्षा के लिए हमारे आसपास हैं ही। वैसे क्या खूब वेश बनाया है आपने महाराज। इसमें तुम्हारा भी तो पूरा सहयोग रहा है चंद। महाराज, कन्नौज की सैन्य शक्ति का आकलन तो हमने कर ही लिया है। हाँ, जयचंद की 10,000 की विशाल सेना को देखकर हमें लगता है कि कन्नौज की ताकत को पूर्व में हमने बहुत कम आंका था। खैर, हम तो यहां आए हैं संयोगिता से मिलने। जयचंद के दरबार में लगी हमारी स्वर्ण प्रतिमा को वरमाला पहनाकर संयोगिता ने हमारा दिल ही जीत लिया है। हमारे हृदय में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ रहा है चंद, किंतु उसे हम तुम्हारी तरह कविता में भी व्यक्त नहीं कर सकते। सो तो है महाराज, किंतु आपका प्रिय सखा होने के कारण हमें उस प्रेम की अनुभूति अवश्य है। तो महाराज, फिर चलें संयोगिता के महल की ओर। अवश्य, किंतु चंद, क्यों ना पहले एक बार फिर जयचंद से मिल लिया जाए। किंतु जयचंद के दरबार में दोबारा जाने में खतरा बहुत है महाराज। राजकुमारी संयोगिता के मन में आपके प्रति प्रेम के कारण वो हर समय आप पर आक्रमण करने को तैयार रहता है। इस बार जयचंद ने कहीं आपको पहचान लिया तो नहीं पहचान पाएगा चंद। कल जब हम उसके दरबार में गए थे तो कहां पहचान सका था हमें। कल तो हमने जयचंद को उसकी प्रशंसा से भरे कवित्व में बहला लिया था। जयचंद कवि के रूप में हमारा सम्मान करता है, इसीलिए उसे कोई शक नहीं हुआ महाराज। किंतु चंद, जैसे ही तुमने हमारी वीरता का बखान किया, कैसे तिलमिला उठा था वो। जहां वंश 36 आए हंकारे, तहां एक चौहान पृथ्वी राज टारे। यह तो हमें कहना ही था महाराज, पर जयचंद अपने दरबार में आपकी प्रशंसा को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी तो कहता हूं महाराज, जयचंद के हृदय में आपके लिए जितना क्रोध है, उसे देखकर ही तनिक आशंकित हैं। कहीं उसे थोड़ा भी शक हो गया तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा महाराज। संयोगिता से मिलने का हमारा मकसद तो पूरा होकर ही रहेगा चंद। पूरे कन्नौज में संयोगिता के सौंदर्य की जितनी चर्चा हमने सुनी है, उसके बाद तो हमारा हृदय संयोगिता से मिलने को और अधीर हो रहा है। तो फिर महाराज, चलें राजकुमारी संयोगिता के महल की ओर। संभव है राजकुमारी इस समय उद्यान में ही टहल रही हो। ठीक है चंद, चलो। महाराज की जय हो। एक बुरी खबर है महाराज, आपकी आज्ञा हो तो निवेदन करूं। शीघ्र कहो सेनापति, ऐसा क्या हुआ है कि आप इस कदर घबराए हुए हैं। क्षमा करें महाराज, बात यह है महाराज की कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता। संयोगिता? क्या हुआ है संयोगिता को, शीघ्र बताएं। महाराज, पृथ्वीराज चौहान धोखे से राजकुमारी संयोगिता का अपहरण करके ले गया है। क्या? दुष्ट पृथ्वीराज की इतनी हिमाकत, राजकुमारी संयोगिता का हरण? हाँ महाराज, कवि चंद्रप्रदाय के साथ जो नौकर था ना, वही पृथ्वीराज चौहान था। लानत है हम पर। हम क्यों नहीं समझ पाए
चंद्रबरदाई के कन्नौज आने का कारण? महाराज, चंद्रबरदाई ने हमें लुभावनी कविताओं में उलझाए रखा और पृथ्वीराज ने अपनी कुटिल योजना को अंजाम दे दिया। तभी हमने कहा था कि तुरंत पृथ्वीराज को ढूंढकर मार डालना ही बेहतर है। पृथ्वीराज मारा जाता तो संयोगिता के मन में उपजा प्रेम भी स्वतः ही समाप्त हो जाता। किंतु अब पृथ्वीराज ने हमारी पुत्री का हरण करके कन्नौज की ताकत को ललकारा है। हमारी शक्ति को चुनौती दी है उसने। वह संयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर गया है महाराज। नहीं जा पाएगा दिल्ली। हम पृथ्वीराज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी तलवार पृथ्वीराज के लहू से अपनी प्यास बुझाएगी। हमारे खोजी सैनिकों को तुरंत भेजकर पृथ्वीराज की तलाश की जाए। पूरी सेना को पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए तैयार किया जाए। हम स्वयं अभी जाएंगे। पृथ्वीराज को पकड़कर अपने अपमान का बदला लेंगे। जय कन्नौज, जय कन्नौज, जय कन्नौज, जय कन्नौज। कन्नौज सम्राट जयचंद की जय हो, जय हो। 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 पृथ्वीराज की सेना भी आ गई, अब इस ओर है रणभेरियां बजी उठी, मचा युद्ध का शोर है। पृथ्वीराज की सेना भी आ गई, अब इस ओर है रणभेरियां बजी उठी, मचा युद्ध का शोर है। हाथियों की चिंगारी रण क्षेत्र में यूं गूंज रही, घुड़सवारों की तलवारें बिजली जैसी खनक रही। हाथियों की चिंगारे रण क्षेत्र में यूं गूंज रही, घुड़सवारों की तलवारें बिजली जैसी खनक रही। दोनों सेनाओं के सहस्त्रों वीर शहीद जब हो गए, खूब लड़े थे पृथ्वीराज बचने में सफल वो हो गए। दोनों सेनाओं के सहस्त्रों वीर शहीद जब हो गए, खूब लड़े थे पृथ्वीराज बचने में सफल वो हो गए। बदले की यूं घात लगा कर बैठा हुआ वो घोरी था, 10 लाख सेना लेकर तैयार खड़ा फिर गौरी था। बदले की यूं घात लगा कर बैठा हुआ वो घोरी था, 10 लाख सेना लेकर तैयार खड़ा फिर गौरी था। पृथ्वीराज जब शक्ति से कमजोर हो रहे थे, इस बार मित्र राजाओं में चल रही थी फूट की तकरार। पृथ्वीराज जब शक्ति से कमजोर हो रहे थे, इस बार मित्र राजाओं में चल रही थी फूट की तकरार। इसी फूट का लाभ उठाकर आदम का फिर गौरी की रणभूमि में बची युद्ध की फिर बेरी। इसी फूट का लाभ उठाकर आदम का फिर गौरी की रणभूमि में बची युद्ध की फिर बेरी। यमन सेना और हिंदू सेना में युद्ध हुआ तब भारी था, पृथ्वीराज महाराजा का भी पराक्रम चमत्कारी था। यमन सेना और हिंदू सेना में युद्ध हुआ तब भारी था, पृथ्वीराज महाराजा का भी पराक्रम चमत्कारी था। किंतु हाय उस गौरी ने धोखे से खेला ऐसा दाव, यमन सेना ने कर लिया था पृथ्वीराज का तब घेरा। भारत के
हिंदू साम्राज्य का सूर्य उसी दिन अस्त हुआ कि युद्ध क्षेत्र में पृथ्वीराज जब पस्त हुआ कि युद्ध क्षेत्र में पृथ्वीराज जब पस्त हुआ कैसे तड़प रहा है पृथ्वीराज हमारी कैद में पड़ा हुआ। भारत का रक्षक महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज की सारी बहादुरी को मिटा दिया गौरी के जुनून ने। उसने गजनी के बादशाह मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुकाबला करने की जरूरत की और देख लिया नतीजा। भारत का वो शेर गीदड़ बना हुआ है हमारी कैद में। गीदड़। वजीर आजम अब कैसा है हमारा कैदी? दुरुस्त नहीं है शहंशाह, अपनी हार के गम में डूबा हुआ है। अभी भी कभी कभी तो वो वहशियाना अंदाज में चीखने चिल्लाने लगता है बादशाह हुजूर। बहुत क्रोध आ रहा था उसे हम पर। खाने की थाल फेंक देता था, हमारे सैनिकों को गालियां देता था, गुस्से में उन्हें मारने दौड़ पड़ता था। हमारे सामने लाल आंखों से घूरता रहता था। हमने आंखें निकलवा दी उसकी, गरम सला के गोब दी उसकी आंखों में। अंधा बना दिया पृथ्वीराज को। जी बादशाह हुजूर, गुस्ताखी की सजा तो उसे मिल ही गई है। अब कैद में पड़ा कुछ कर तो नहीं सकता, इसी कारण लगता है पगला गया है बेचारा। बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, गजनी और अब भारत में जिसका नहीं कोई सानी है, शहंशाह हुजूर गौरी का चर्चा हर किसी की जुबानी है। वीर, बहादुर
ओ, दिल्ली दरबार का शाही कवि चंद्रवरदाई आ गए पृथ्वीराज से मिलकर। देख लिया उसका हाल? जी बादशाह हुजूर, आपकी बड़ी कृपा रही कि आपने मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान से मिलने की अनुमति दे दी। सम्राट मत कहो उसे, वरना इस गुस्ताखी के लिए हम तुम्हें भी कैद खाने में डाल सकते हैं। क्षमा करें हुजूर, गलती हो गई मुझसे। ठीक है, आइंदा ख्याल रहे। तुम्हारी कविता से हम प्रभावित हैं, इसलिए तुम अब तक बचे हुए हो चंद्रवरदाई। इसे कभी मत भूलना कि तुम हमारे रहमो करम पर ही जिंदा हो। जी हुजूर, 100% ठीक फरमाया आपने। मुझे क्षमा करें बादशाह हुजूर, मैं तो अब आपका ही गुलाम हूँ। ठीक है, कहो क्या हाल है पृथ्वीराज के? जैसी करनी वैसी भरनी हुजूर। भुगत रहे हैं आपसे युद्ध करने की सजा। अब तो आंखें भी नहीं रही। मगर हुजूर, पृथ्वीराज के बारे में मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। कैसी खास बात? खोलकर कहो। हुजूर, पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या में भी निपुण है। शब्द भेदी बाण? जी बादशाह हुजूर, कहीं भी किसी भी आवाज को सुनकर पृथ्वीराज उस ओर सटीक निशाना लगा सकते हैं। उनका निशाना कभी नहीं चूकता हुजूर। अच्छा, ऐसी चमत्कारी विद्या जानता है वो? हमें तो विश्वास नहीं होता। हाथ कंगन को आड़ से क्या हुजूर? क्या मतलब? मतलब ये बादशाह हुजूर कि आप खुद अपने सामने आजमा कर देख लें। यहाँ दरबार में तमाशा भी हो जाए। कुछ लोहे के तवे यहाँ चारों ओर रखकर बीच में पृथ्वीराज को धनुष बाण देकर खड़ा किया जाए। फिर एक एक तवे की आवाज पर सबके सामने पृथ्वीराज को निशाना लगाने के लिए कहा जाए। यकीन मानिए बादशाह हुजूर, पृथ्वीराज का बाण एकदम ठीक निशाने पर ही लगेगा। ऐसा है तो ठीक है, यह तमाशा भी हो जाए। बड़ा मजेदार खेल होगा यह। जैसा चंद्रवरदाई चाहते हैं वैसी सारी व्यवस्था तुरंत की जाए और अंधे पृथ्वीराज को भी दरबार में पेश किया जाए। एक विनती और है हुजूर, इस खेल के पूरे आनंद के लिए मुझे पृथ्वीराज को ये उनका धनुष बाण ही देना होगा। इजाजत है। आपका आभार हुजूर। ठहरो, ये पृथ्वीराज बड़ा चालाक है। हमें इस पर यकीन नहीं है, इसलिए इसकी आंखों पर पहले काली पट्टी बांध दी जाए। तो फिर तमाशा शुरू किया जाए। अवश्य बादशाह हुजूर, मगर एक विनती है मेरी। शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या का यह खेल बड़ा ही अद्भुत खेल है। इसकी शुरुआत आप करें तो अति उत्तम होगा बादशाह हुजूर। मंजूर है। हमें क्या करना होगा चंद्रवरदाई? बादशाह हुजूर, पहला बाण चलाने का आदेश आप ही फरमाएं हुजूर। तो यह खेल शुरू हो। ठीक है, पृथ्वीराज को उसका तीर कमान दे दिया जाए। चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण,
चौहान, मत चूक के चौहान। तीर चलाओ पृथ्वीराज। पकड़ो उस पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, काट डालो उनकी गर्दन, पकड़ो 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 उन्हें। तुम यवनों के हाथ में पड़ने के स्थान पर मर जाना ही श्रेष्ठ है। जय मातृभूमि। अलविदा चंद, जय मातृभूमि। बड़ी सूचना केंद्र के इस मंच पर कैसे मंचित हुई। एक बार पुनः करतल ध्वनि से इन कलाकारों का अभिनंदन कीजिए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए, इनको आशीर्वाद दीजिए। मान्यवर, इन कलाकारों ने 180 घंटे से भी अधिक 47 डिग्री टेम्परेचर, इतनी गर्मी में किस तरह इस शौर्य गाथा को यहाँ मंचित किया, उसके लिए कम से कम इन पात्रों का परिचय तो बनता ही है। पात्र परिचय के साथ मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर अनंत भटनागर जी को, जो इस नाटक के इस परिकल्पना के निर्माण प्रबंधक हैं। और चूंकि इस जो संगीत परिकल्पना है और पीछे जो पार्श्व ध्वनि आप सुन रहे थे डॉक्टर रजनीश चारण जी, उनके लिए एक बार करतल ध्वनि। और वो पहले से मंच पर विराजमान है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच पर आएं। आदरणीय डॉक्टर अनंत भटनागर सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप द टर्निंग पॉइंट स्कूल में माननीय, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि 20 अप्रैल से बहुत ही आन बान शान के साथ जो जय घोष, जो ध्वनि आप सुन रहे थे, वो पूरा प्रांगण सम्राट पृथ्वीराज चौहान और इस शौर्य गाथा की रिहर्सल से ऐसा गूंज रहा था, ऐसा लग रहा था कि अजमेर की धरा सचमुच अभिभूत हो चुकी होगी। डॉक्टर रजनीश चारण संगीतज्ञ हैं आप अजमेर में, अजमेर से बाहर, और राष्ट्रीय स्तर पर आप कई बार हमारे अजमेर की भूमि को बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और उनके साथ हैं श्रीमान राजकुमार जी, जिन्होंने गीत संगीत की परिकल्पना में उनके साथ रहे हैं। और साथ ही माननीय अशोक सक्सेना जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, कला निर्देशक इस नाटक के, इस नाट्य, इस शौर्य गाथा के माननीय अशोक सक्सेना जी। और हमारी मैम हेतल वर्मा जी, उनका करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय, उनका उत्साहवर्धन कीजिए। 20 अप्रैल से लगातार वो इस नाट्य मंचन में, इस रिहर्सल में हमारे साथ रही और मैं साक्षी हूं
कि किस तरह बहता हुआ पसीना, थकान, इन सब को भूलकर हम सब बहुत ही भाव विभोर होकर लगे रहे कि किस तरह गूंजेगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम अजमेर की धरा में एक बार फिर। माननीय हेतल वर्मा जी मैम हमारे साथ हैं, साथ ही सहयोग के लिए डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, एसपी मित्तल, श्रीमान कमल प्रकाश कृष्णानी जी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि सर आप भी पधारें। मैम वर्षा शर्मा जी जो पीआरओ हैं द टर्निंग पॉइंट स्कूल की, कॉलमिस्ट भी हैं और रेगुलरली इस प्रोग्राम की रिहर्सल में हमारे साथ रही हैं, मैं आपको भी बुलाना चाहूंगी। श्रीमान कृष्ण गोपाल पाराशर जी को, और साथ ही मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी का, नीतेश का, श्रीनाथ फैंसी ड्रेस का और दिशा रायचंदानी जी का गीत के लिए। माननीय अब हो जाए एक पात्र परिचय आप सबके सम्मुख। सबसे पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो अभिनय किया आपके सम्मुख बड़ी आन बान और शान के साथ जो निर्वहन किया, बहुत बहुत आभार उत्साहवर्धन के लिए। आप हैं अंकित शांडिल्य, नाट्यवृंद थिएटर एकेडमी से पिछले 5 वर्षों से जुड़े हैं। आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं और वो नेशनल लेवल पर अवार्ड भी मिला है उनको। और अभी आप एक सेमिनार में, एक संगोष्ठी में, क्षमा कीजिएगा, एक वर्कशॉप में एज अ ट्रेनर वहां पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अंकित शांडिल्य, आपने अभिनय किया सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। और उसके बाद मोहम्मद गौरी का पात्र इमरान खान जिन्होंने मोहम्मद गौरी के पात्र का अभिनय किया। चंद बरदाई कवित्व और छंद जो आपने सुने होंगे माननीय, चंद बरदाई का लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो, अभिनय किया भवानी कुशवाहा जी ने। स्वागत कीजिएगा। अभी हाल ही में एक रेस्क्यू प्रोग्राम में जो ऑपरेशन था उसमें जान बचाने में भी बहुत सहयोग किया भवानी कुशवाहा जी ने, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आप। भवानी कुशवाहा जी ने चंद बरदाई का पात्र अभिनय किया। चंद बरदाई आप जानते होंगे माननीय कि कोटा से हमारे चारण शोध संस्थान में लाया जा चुका है हस्तलिखित ग्रंथ जो चंद बरदाई जी का है, आप जाकर देख सकते हैं। और कन्नौज महारानी हमारी इस नाट्य मंचन, इस कृति, इस कार्यक्रम की जो एडी है, असिस्टेंट डायरेक्टर मैम हेतल वर्मा जी ने पात्र अभिनय किया कन्नौज महारानी का। जयचंद का आन बान शान, उनका उत्साह, उनका जोश, गुस्सा आपने देखा। जयचंद का पात्र, इसका जो अभिनय किया उनके पात्र का हर्षुल मेहरा ने। आप भी गत 5 वर्षों से नाट्यवृंद थिएटर एकेडमी से जुड़े हैं। इसके बाद कन्नौज सेनापति के रूप में हमारे सामने निर्मल सहवाल, राजा अनंगपाल और नानाजी के रूप में 2 वेशों में आपने एक पात्र को देखा, दिनेश खंडेलवाल जी। और उसके अलावा दीपिका वैष्णव और दीपिका अरोड़ा, जो संगीतमय प्रस्तुति आपने दी, जिस संगीतमय प्रस्तुति को तैयार किया था डॉक्टर रजनीश चारण जी ने, दीपिका वैष्णव और दीपिका अरोड़ा। इसके अलावा दूत के रूप में मोहित कौशिक, राम प्रसाद। तन्मय ने कन्नौज महामंत्री का रोल अदा किया। तातार खान को आपने देखा था शुरुआत में, फिर सेनापति को और वजीर को। जितेंद्र ने इस पात्र को निभाया। लखन चौरसिया ने राज पुरोहित और दूत का किरदार निभाया। मोहित कौशिक आप आगे हैं बेटे। मोहित कौशिक ने गौरी का जो दूत है, जयचंद का दूत और राजदूत का अभिनय किया और बड़ी खूबसूरती से किया। इसके साथ ही डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी और नीतेश जिन्होंने बैक स्टेज परफॉर्मेंस की, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय। बड़े ही उत्साह से, बड़े जज्बे से और बहुत ही पारिवारिक माहौल, हमारे डायरेक्टर महोदय श्रीमान उमेश कुमार चौरसिया जी का मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी, और द टर्निंग पॉइंट स्कूल मैम वर्षा शर्मा जी, डॉक्टर आनंद भटनागर सर, स्पेशल थैंक्स आपको जाता ही है, क्योंकि 180 घंटे 20 अप्रैल से परसों तक लगातार उस प्रेमिसेस में हम सब, ये सारे बच्चे, सारे स्कॉलर्स जो नाट्यवृंद थिएटर एकेडमी के हैं,
बहुत अपनेपन के साथ वहां प्रैक्टिस करते रहे। और अब मैं हमारी मुख्य अतिथि महोदया के उद्बोधन से पहले हमारे डायरेक्टर महोदय श्रीमान उमेश चौरसिया जी से निवेदन करूंगी कि आप हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें। थोड़े से मत चूके चौहान पर मंचित की गई थी ये शौर्य गाथा। श्रीमान उमेश चौरसिया जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस नाटक को देखा, सराहा, उत्साहवर्धन किया। मैं समझता हूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति ने जिस प्रकार से बढ़कर के और इस आग्रह को स्वीकार किया कि इस नाटक का मंचन इस समारोह जो ये पखवाड़ा चल रहा है इसके दौरान किया जाए। आज इस नाटक का प्रथम प्रयोग हमने यहाँ किया है। मैं मानता हूं, जैसा कहा गया कि ऐतिहासिक दृष्टि से कहीं कुछ बातें हो सकती हैं, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं महाराज पृथ्वीराज को लेकर के। उन सबको परे रखते हुए इस मंचन को आप सब ने सराहा, इसके लिए आप सबका मैं आभार अभिव्यक्त करता हूं। और विशेष तौर पे मित्रों, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान का जिसने किरदार अभिनीत किया, यह अंकित शांडिल्य हमारी टीम का पिलर है, मजबूत पिलर है। और इतना बड़ा नाटक अगर आया है तो ऐसे ही प्रयासों के कारण आया है, इन लोगों की वजह से ही आ पाया है। हमारे अशोक जी सक्सेना वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, हम सब परिचित हैं। पिया मिलनरी आस जो पिक्चर बनी थी उसके लेखन और निर्देशन के साथ साथ तब से आप जुड़े हुए हैं पूरे थिएटर से, नाटक से, फिल्म लाइन से, ऐसे सीनियर कलाकार। लेकिन मुझ पर इनका आशीर्वाद है कि जब भी मैं इनको निवेदन करता हूं कि दादा हमारे कलाकारों का मेकअप अगर आपके हाथ से हो जाए तो आशीर्वाद मिलेगा, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। और आज भी लगभग 5 घंटे की मेहनत से इन किरदारों को तैयार किया है। दादा को जरूर। आपके साथ ही हमारे भाई कृष्ण गोपाल पाराशर जी मेकअप में दादा के साथ में जुटे रहे। डॉक्टर रजनीश चारण, इनके संगीत से शायद हम सब परिचित हैं। उन्होंने समय निकाला, और केवल आज के लिए ही नहीं, उससे पूर्व रिकॉर्डिंग के समय भी आपने पूरा समय निकाला, गीत और संगीत इसका तैयार किया। पूरा ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, इसके लिए आपने लगभग 5-6 दिन पूरी मेहनत की है। उसके बाद आज ये संगीत का आनंद हमने उठाया है। डॉक्टर रजनीश चारण के लिए जोरदार तालियां। राजकुमार जी ने तबले पर संगत दी है, आपका भी। इस नाटक के निर्माण प्रबंधक डॉक्टर अनंत भटनागर, यानी मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं मिलते हैं। लगभग 1.5 महीना तक रिहर्सल के लिए जगह उपलब्ध कराना, लाइट, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं हमको देना, यह बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी नाटक को मंच पर आने के लिए। ये जो पीछे काम होता है, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर अनंत भटनागर जी का। वर्षा जी पूरे समय बार बार जो भी कमी होती, हमें कोई भी जरूरत होती, उसको पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती। और आज भी पूरे समय पीछे का जितना भी मंच पे जितना काम होता है उससे डबल काम पीछे की तरफ होता है, वो पूरा संभालने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेतल जी ने सह निर्देशिका के रूप में पूरा 1.5 महीना लगातार, मैं कभी कभी हो सकता है लेट भी हो जाऊं, लेकिन आप बिल्कुल समय पे जाती, अपने रिहर्सल शुरू करा देती। आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन लोगों के बिना ये नाटक शायद संभव नहीं होता। इसलिए मैं ये चाहता हूं, और जितने हमारे ये कलाकार हैं, ये सारी युवा टीम है, और ये युवा टीम पिछले जो यूथ एक्टिंग वर्कशॉप कार्यशालाएं, नाट्य कार्यशालाएं थी, उन सब में से निकल के आए हैं। बहुत ज्यादा अनुभव इनको नाटक का नहीं है, किंतु आज जिस प्रकार से इन्होंने प्रेजेंट किया, मेरे निर्देशक का एक हृदय खुश होता है, आह्लादित होता है कि ऐसा लग रहा था जैसे सब सिद्धहस्त कलाकार हों। इन सब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। नितेश माथुर जो अभी भी पीछे खड़े हैं, पूरे समय भागते रहे इधर से उधर, किसकी एंट्री कब होनी है, किसकी ड्रेस क्या होनी है, प्रॉपर्टी क्या होनी है, पूरा इनका सहयोग इसमें रहा। और डॉक्टर पूनम पांडे, ये नाट्यवृंद
थिएटर एकेडमी के जब भी कार्यक्रम होते हैं, नाट्यवृंद की जब भी साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, आप सदैव हमारे साथ में रहती हैं। मंच पर आए पूनम जी। और पूनम जी जिन शब्दों में शुरुआत करती है कार्यक्रम की, तो वो अपने आप ही आकर्षक बन पड़ता है। तो मैं इन सब का, हमारे साथियों को भी बधाई देते हुए, सभी कलाकारों को बधाई देते हुए आप सबका आभार करता हूं। जितने समारोह समिति के जितने हमारे सदस्य हैं, उन सबका आभार करता हूं कि आपने यह अवसर दिया इन कलाकारों को इस मंच पर इस नाटक को लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें। थैंक यू जी, बहुत बहुत आभार माननीय। अभी जाइएगा मत। मैं यहाँ पर जो भी संगठन है, समूह हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप इस आन बान शान से परिपूर्ण शौर्य गाथा का मंचन अजमेर से बाहर कहीं भी करवाना चाहते हो, तो इस वाउचर जो आपको मिला है, इसमें सारी डिटेल्स हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं उमेश चौरसिया जी से। और इसके अलावा नाट्यवृंद थिएटर एकेडमी क्या क्या कार्य करती है, उसकी सारी डिटेल्स भी इसमें दी हुई है। बहुत स्वागत करेंगे। ये कलाकार हमेशा तैयार हैं। आप जब भी चाहें ये नाटक पुनः मंचन के लिए हमेशा आपको तैयार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं श्रीमान कमल प्रकाश कृष्णानी जी से अनुरोध करूंगी कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। इससे पहले मैं एक शब्द बोल दूं कि मुझे ये भी लगता है, मैं ये नाम भूल रहा था और ये मेरी बड़ी गुस्ताखी थी कि कमल प्रकाश जी का अगर सहयोग नहीं होता, यानी पहला हाँ जो कमल प्रकाश जी से आया, उससे ही हमने इस नाटक को करने का हौसला मिला। कमल जी का विशेष रूप से धन्यवाद। उमेश जी ने जिस दिन किताब लिखी और किताब का जब विमोचन हुआ, तो विमोचन के दिन ही हम लोगों ने आपस में बैठ के सहमति की थी कि भाई किसी भी तरीके बड़ा प्रोग्राम अपन करेंगे। और आपने इस सारी टीम को जो तैयार किया, कोई भी चीज के लिए हाँ मेरे अकेले की नहीं है, ये पूरी समिति की है। समिति के सारे सदस्यों ने बैठ के इसके लिए हाँ करी और उसके बाद आपको इस सब चीज के लिए। परंतु आज रियली में मैं आपको सच में अपने दिल से बता रहा हूँ कि इतना अच्छा मंचन अजमेर शहर के कलाकारों ने इतने बड़े पैमाने पे दिया है। निश्चित रूप से ये राज्य भर के अंदर इस फंक्शन को किया जाएगा और इसको पर्यटन विभाग से भी इसको अप्रूव करा के इसको राज्य भर के अंदर चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। परंतु मैं आपको एक छोटी बताऊं, क्योंकि लोग काफी जा चुके हैं, क्योंकि कार्यक्रम इंट्रोडक्शन का था। जो आपके हाथ में ये पत्रक हाथ में मिला है, प्रश्न पत्र है ये। इस प्रश्न पत्र को भरकर आप 2 तारीख को, जब आप 2 तारीख को पृथ्वीराज स्मारक के ऊपर आएंगे, तो इस पत्र को भर के लेके आएंगे। इसके अंदर 2 इनाम है। एक तो शोध केंद्र की तरफ से इसके अंदर पुरस्कृत किया जाएगा। उसके अंदर जो ABCD के अनुसार जो प्रश्न के उत्तर हैं, उसके अनुसार दिया जाएगा। साथ साथ समारोह समिति, क्योंकि उसका उत्तर होने में टाइम लगेगा, 2-4 दिन उसको जांचने में, कॉपी जांचने में टाइम लगेगा। परंतु उस दिन वहां पर ड्रॉ के द्वारा वहां पर जितने भी लोग उसको पत्र को जमा कराएंगे, उसको वहां पर उसका भी इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। रियली आपने इतना बहुत ही अच्छा मंचन, और आपको, आप एक कलाकार की बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं उनने जितनी बखूबी अपना प्रस्तुति दी है, निश्चित रूप से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।